हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी में। जहां हम सामाजिक विज्ञान में हम लेक्चर नंबर 8 को आज ले रहे हैं, जहां पर हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। जहां हमने अभी तक जो पिछले 7 लेक्चर्स थे उस पर हमने अभी तक भारत में राष्ट्र यानी कि पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया है। फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक लिया। हमने आर्थिक नीतियों को हमने पढ़ी, जहाँ पर हमने उसके पिछले दो लेक्चर्स को हम ले चुके हैं। औद्योगिक विकास को हमने 2 लेक्चर्स में कवर कर दिया है और आज उसका हम तीसरा और लास्ट लेक्चर्स ले रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कृपया करके पूरा लेक्चर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमने एक एक टॉपिक को कवर कर रखा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने यानी कि जो जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज खंड 2 में आज इसका हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारे टॉपिक बच गए थे आज हम उसको देखेंगे। तो उसमें हम पहला टॉपिक है महामंदी किसे कहते हैं। द्वितीय अर्थव्यवस्था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, हम फिर उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2 महायुद्धों के मध्य क्या प्रभाव था युद्धों का, अर्थव्यवस्था से उसमें सीखने के लिए क्या सबक मिला, हम उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नई यानी कि ब्रेटल वुड्स सम्मेलन को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि चीन का उदय और नई आर्थिक नीतियाँ क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का बदलता प्रभाव क्या था, उसके बारे में हम अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। एक बार फिर हम कहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि हम आगे इसके सभी लेक्चर्स को कवर करेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मंदी है क्या चीज़, मंदी क्या होती है। अगर आप समझें तो मंदी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार कई महीनों तक गिरती रहती है और व्यापार भी धीमा हो जाता है, तो इसे हम मंदी कहते हैं। अगर हम इसे टेक्निकली रूप से समझें यानी कि तकनीक के रूप से समझें तो मंदी हम वह कह सकते हैं कि जब किसी भी देश में जो उनकी सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो उनकी जीडीपी है वह लगातार 2 तिमाहियों में यानी कि लगभग 6 महीनों तक गिरती रहे, तो हम उसे आर्थिक मंदी कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 6 महीने तक गिर जाए तो वह आर्थिक मंदी आधिकारिक रूप से घोषित कर दी जाती है। अब आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या होता है। आर्थिक मंदी समाज में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। रोज़गार कम हो जाते हैं, आम जनता को असर पड़ता है, व्यापार और उद्योग में असर पड़ते हैं, शेयर मार्केट और बैंकिंग सेक्टर भी गिरावट में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कि महामंदी का प्रभाव क्या था। महामंदी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। इसका असर 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा। वैश्विक प्रभाव इसका क्या था। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, मांग, व्यापार में भारी गिरावट आई। यानी कि लगभग विश्व के सभी सेक्टर्स में यानी कि सभी एक इकाइयों में इसके असर दिखने लगे, चाहे वह कंपनियों को कच्चा माल
की पहुंच हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो यानी कि परिवहन हो या फिर उत्पादन हो, यह सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से गिरने लगी। और साथ में ही रोजगार की भी समस्या पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी, क्योंकि जब लोगों के पास कंपनियों में उत्पादन निकल नहीं रहे थे तो वह लेबर भी घटाती जा रही थी, जिससे कि लोगों में बेरोजगारी की भी दर बहुत ही तेज़ी से फैल गई। और इसका सबसे बुरा असर जो पड़ता है वह कृषि के क्षेत्र में पड़ता है। खेतिहार उत्पादों की कीमतों में अधिक गिरावट आई। अब यह गिरावट आने का मुख्य कारण था उत्पादों का सही से इस्तेमाल ना होना या फिर परिवहन शुल्क बढ़ जाने से यह बहुत ही कठिन हो रहा था इनको ले जाना ले आना। तो महामंदी के जो मुख्य कारण कृषि में प्रभाव पड़ने के जो मुख्य कारण हुए, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि अधिक इसमें आई बिंदु। उसमें युद्ध यानी पहला था कृषि में अति उत्पादन, यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादों की जो संख्या थी वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके बाद अगर हम देखें तो युद्ध के बाद कृषि उत्पादों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यानी कि जो कृषि के क्षेत्र थे वह तकनीकी विकास के कारण बहुत ही तेज़ी से फैली, जिससे इनकी कीमतें तो गिर गई, किसानों की आय भी कम हो गई। आय बचाने के लिए किसानों ने अधिक उत्पादन शुरू कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि जब कीमतें गिरने लगी तो किसान अपनी आय को कंट्रोल बैलेंस करने के लिए यानी कि अपने पास मुद्रा हो इसके लिए वह और अधिक खेती करने लगे। और इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे विश्व में लगभग उत्पादों की और अधिक उपलब्धता हो गई, जिससे कि कीमतें और गिर गई और बाज़ारों में अनाजों का भरमार हो चुका था। इससे खरीदार इसके मिल नहीं रहे थे और जो उत्पाद थे वह सड़ने लगे थे। यह एक गहरा दुष्प्रभाव हो चुका था कृषि के क्षेत्र में। अब दूसरा जो मुख्य कारण था अमेरिकी कर्ज और पूंजी का लौटना। अमेरिकी कर्ज और पूंजी का लौटना दूसरा जो मुख्य कारण था। उसमें क्या था कि 1920 के दशक में कई देश अमेरिका से निवेश लेकर अपने देश में निवेश कर रहे थे, यानी कि अमेरिका से कर्ज लेकर अपने देशों में निवेश कर रहे थे, बुनियादी ढांचों को तैयार कर रहे थे, जो युद्ध के दौरान उनकी इमारतें या उनके उत्पादन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था उनको फिर से पुनर्गठित कर रहे थे, जिससे वह अमेरिका से कर्ज लेकर अपने देश में निवेश कर रहे थे। संकट के संकेत मिलते ही जो अमेरिकी निवेशक थे वह वहाँ से यानी कि वह देश छोड़कर जाने लगे। तो जब वहाँ पर विदेश के लोगों यानी कि किसी भी देश में जब वहाँ के कंपनियाँ छोड़ कर जाने लगती हैं तो वह अपने साथ बेरोज़गारी छोड़ जाती हैं, लोगों में आर्थिक प्रभाव उसका बहुत ही अधिक पड़ता है। साथ में ही वह अपने निवेश को भी उस देश से निकाल कर किसी दूसरे देश में ले जाती हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रभाव पड़ता है। 1928 के बाद अमेरिकी विदेशी की रोजी बहुत ही तेज़ी से घटने लगी, रुचि जो थी बहुत ही तेज़ी से घटने लगी, जिससे उस पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी, जिसके कारण जो महामंदी थी वह और ही तीव्र गति से उन देशों में बढ़ने लगी जहाँ पर वह देश अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपने रुपयों को खर्च करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आर्थिक प्रभाव था वह और ही अधिक फैलने लगा, जिससे कारण जो महामंदी थी वह इन दोनों बिंदुओं पर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन रहा हो या फिर अमेरिकी कर्ज और वहाँ पर पूंजियों का लौटना भी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण जो महामंदी थी वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ी।
अब महामंदी का दुनिया पर क्या असर पड़ा, वैश्विक प्रभाव इसके क्या पड़े। तो हम पहले तो क्या था, पहला बिंदु क्या है, अमेरिकी पूंजी वापस जाने से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। यानी कि जो अमेरिकी कंपनी थी वह सभी देशों से अपने पैसों को निकालने लगी, जिससे कारण अमेरिका में पूंजी तो आने से वहाँ की भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित हुआ। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, उनकी मुद्राएं अधोन्मूलन में चली गई। यानी कि जो उनकी मुद्राएं थी वह निगेटिव मार्किंग में होने लगी, यानी कि जो उनकी मुद्राओं का उन्मूलन होने लगा, जिससे कि वहाँ पर जो आर्थिक महामंदी थी यूरोप के देशों में भी बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी, जिससे कारण वहाँ पर आर्थिक संकट आए। अब इसका मुख्य प्रभाव जो पड़ा वह ब्रिटेन के पाउंड पर भी बहुत ही तेज़ी से पड़ा। ये जो पाउंड है वह ब्रिटेन की मुद्रा है, यानी कि जो ब्रिटेन की मुद्रा थी उसमें भी संकट आए। यानी कि जब वो यूरोप के बैंक धराशायी होने लगे तो ब्रिटेन पर भी उसका असर पड़ा, और जो इनकी मुद्रा थी वह भी विश्व के आर्थिक संकट से उभर नहीं पाई। और उधर जो लैटिन अमेरिकी देश थे और उनके जो अन्य क्षेत्र में थे, यानी कि लैटिन अमेरिका या फिर उसके आसपास के जो देशों में कृषि और कच्चे मालों की कीमतें जो थी वह बहुत ही तेज़ी से गिरने लगी। यानी कि जो वहाँ पर कृषि यानी कृषि उत्पाद थे या कच्चे माल थे वह गिरने से इन लैटिन देशों में यानी लैटिन अमेरिका के देशों में भी आर्थिक संकट बहुत ही तेज़ी से फैल गया था। अब अमेरिकी सरकार ने यानी कि अब आर्थिक संकट का प्रभाव अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अमेरिका पर भी आर्थिक का संकट यानी महामंदी जो थी बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी, जिसको लिए अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयात शुल्क था उसको दुगना कर दिया। यानी कि जो किसी भी देश से जो सामान आ रहे थे उन पर दुगना टैरिफ लगा दिया। जो आजकल ट्रम्प बाबा पूरी दुनिया में टैरिफ का खेल खेलते हैं वही उस समय भी था। अमेरिका ने पूरे विश्व में जब भी कोई संकट आते हैं तो अपनी वह महा उस घाटे को व्यापारिक घाटे को पूरा करने के लिए वह लोगों पर आयात शुल्क को दुगना कर देता है, जिससे विश्व व्यापार जो था अमेरिका पर ये सामान पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उन पर क्या था कि जो व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था अमेरिका में। अब महामंदी का अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ा। अब जैसे कि आयात शुल्क दुगना हो चुका था, इस वजह से जो कीमतें थी उन वस्तुओं की अमेरिकी वस्तुओं की वह गिरने लगी, और मंदी के डर से अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया, और जो कर्ज पुराने बांट रखे थे उन बैंकों ने उसको भी वसूला जाने लगा, जिससे कारण वहाँ पर और अधिक मंदी का प्रभाव पड़ा। 1933 तक यहाँ तक देखा गया कि लगभग अमेरिका में 4000 से ज़्यादा बैंकें बंद हो चुकी थी, और किसान कराल कर बेच नहीं पा रहे थे, फसल बेच नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनकी भी कारोबारी बंद हो चुकी थी। और जो लोग कार घर किस्त पर यानी ईएमआई पर ले चुके थे वह भी उसकी ईएमआई भर नहीं पा रहे थे, जिसका असर क्या होता है कि उन लोगों के मकान और गाड़ियाँ भी कुर्क हो गई थी। लोगों ने जब उसकी ईएमआई को भर नहीं पाए तो उनके मकान और गाड़ियाँ जो थी यानी कि जो कार किस्तों पे ले रखा था वह भी बंद हो गया। करोड़ों लोग बेघर हो गए और काम की तलाश में भटकना चालू हो गया, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका में महामंदी का संकट और अधिक तेज़ी से फैला, और बेरोजगारी दर वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, जो आर्थिक मंदी का
बहुत ही बड़ा कारण होता है बेरोजगारी। 1929 से लेकर 1932 के बीच लगभग 1,10,000, यानी कि ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है कि 1,10,000, जो कि 3 सालों के अंदर अगर किसी भी देश में कंपनियां दिवाला हो जाएं तो आप उस महामंदी का प्रभाव उस देश पर कितना अधिक पड़ा है इस चीज़ से ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो 4 साल के अंदर 4,000 से ज़्यादा बैंकें बंद हो गई, 1,10,000 से ज़्यादा वहाँ पर कंपनियाँ दिवाला हो गई। तो जो कर्ज था अमेरिकी पर, यानी कि अमेरिका पर आर्थिक संकट उस समय बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने आयात शुल्क यानी कि जो टैरिफ था वह दुगना कर दिया था। अब भारत पर इसका प्रभाव क्या हुआ? औपनिवेशिक भारत पर इसका प्रभाव तत्काल रूप से पड़ा, यानी कृषि उत्पादों पर निर्यातक मिल नहीं रहे थे, और जो अन्य थे, जो ज़रूरतें थी वह तेज़ी से बढ़ने लगा, यानी कि आयात शुल्क भी बढ़ गया। इस कारण मंदी का प्रभाव जो था वह भारत पर तुरंत देखने को मिला। 1928 से 1934 के मध्य भारत का जो आयात और निर्यात था लगभग आधा ही रह गया था, यानी कि लगभग भारत में जो आयात और निर्यात था औपनिवेशिक के कारण वैसे भी कम था और महामंदी के कारण लगभग आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर गिरावट के कारण भारत में कीमतें भी गिरने लगी। जैसे कि भारत में गेहूं के जो उत्पादन यानी कि गेहूं में कीमतें थी वह लगभग 50% तक कम हो गई, जिसके कारण भारत में इसका प्रभाव बहुत ही अधिक रूप से फैला। किसानों और काश्तकारों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। मंदी का सबसे अधिक प्रभाव किसानों और काश्तकारों पर ही पड़ा, क्योंकि सरकार ने तो अपने लगान में कोई छूट की नहीं थी, लोगों से ज़बरदस्ती लगान वसूले जा रहे थे, जबकि उत्पादन भी कम हो गया था और व्यापार में भी घाटा हो रहा था। विश्व बाजार में उत्पादन बेचने वाले किसानों यानी काश्तकारों को भी बहुत ही अधिक प्रभाव हुआ, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण जो माल था वह निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण कि उनको उत्पादों पर भी अधिक प्रभाव पड़ा। अब जैसे कि हम बंगाल के जूट को ले लेते हैं, वहाँ के उत्पादों को बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और लगभग उनकी जो कीमतें थी वह 60% तक गिर गई थी, जिससे किसान इस बचत समाप्त हो गई थी, जबकि उनका जो लगान था उस पर कोई छूट नहीं थी। वे कर्ज में डूबते गए, उनकी ज़मीनें तक गिरवी हो गई और गहने भी बेचने पड़े इस प्रभाव से कम होने के लिए। मंदी के दौरान भारत ने सोने का निर्यात शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन ने अपने सोने की चीज़ों को पूरा करने के लिए वह भारत पर सोने के निर्यात पर जोर दे दिए, जिसके कारण ब्रिटेन को तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन भारतीय किसानों को इससे कुछ लाभ नहीं हुआ, जबकि उनको इससे बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर ब्रिटेन ने भारत का उपयोग किया अपनी अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए। चूँकि जो सोना था वह डॉलर में कीमत उसकी बढ़ रही थी, जिससे के कारण लोग सोने को इकट्ठा कर रहे थे। अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है आर्थिक मंदी का? 1951 में मंदी चरम पर थी और ग्रामीणों में असंतोष हो गया था, ये सॉरी 1931 से इस बहुत ही तेज़ी से फैल गई। इसकी पृष्ठभूमि को महात्मा गांधी ने पहचाना और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिससे कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों पर लोगों में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों ने इसको बहुत ही तेज़ी से समर्थन शुरू किया। और आर्थिक संकट ने राजनीतिक आंदोलन को यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत ही अधिक बल दिया, जिसके कारण यह आंदोलन बहुत ही अधिक प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर फैला।
जबकि शहरी क्षेत्र यानी जो शहरी भारत था उस पर अब इसका महामंदी का प्रभाव क्या था उसको चलिए देखते हैं। हालांकि यह महामंदी जो भारतीय शहरी क्षेत्र थे उनमें ज़्यादा कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्रों पर लगभग निश्चित आय वाले जमींदार थे या फिर वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिससे उनको आर्थिक संकट से उबरने के लिए उनके पास बेहतर पूंजी थी और साथ में ही उनको उत्पादन नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि कीमतें तो बाज़ार में वस्तुएं बाज़ार में काफ़ी भरी पड़ी थी, जिसके कारण उनको ज़्यादा शुल्क भी नहीं देना पड़ा और उनको बहुत ही सस्ते दामों में चीज़ें मिल गई। साथ ही राष्ट्रवादी दबाव में सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, यानी कि जिससे भारतीय लोगों को संरक्षण मिला और औद्योगिक निवेश में वृद्धि भी हुई। आर्थिक यानी कि शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रभाव क्या था। पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग प्रथम विश्व युद्ध से 20 वर्ष बाद ही चालू हो गया था, यानी कि एक महायुद्ध खत्म नहीं हुआ, दूसरा महायुद्ध चालू हो गया। चूँकि भी पहले महायुद्ध का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था, जर्मनी अपने बदले की भावना से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था आगे। उसने पिछले 6 सालों में लगभग बल्कि पिछले 20 सालों में लगभग 15 से 20 युद्ध भी लड़ चुके थे। अब 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध पूरे दुनिया में लड़ा गया लगभग 6 साल, और यह पूरी दुनिया को दो गुटों में बदल दिया, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब अगर आप विश्व युद्ध को देखना चाहते हैं तो हमने इसका शॉर्ट यूट्यूब लिंक में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली या मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश हुआ करते थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव क्या हुए। अब इसके जो विनाशकारी प्रभाव था, यह युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया और जमीन, हवा, समुद्र यानी कि तीनों मोर्चों पर यह युद्ध बराबर रूप से लड़ा गया। इस युद्ध के में लगभग 6 करोड़ लोग यानी कि लगभग 6 करोड़ लोग पूरे विश्व में मारे गए, जो कि वैश्विक यानी कि जो 1939 की वैश्विक जनगणना थी, जनसंख्या थी, उसमें 3% की कमी आई, यानी कि 3% लोग इस युद्ध में मारे गए। यह पिछले युद्धों में मारे गए नागरिकों की संख्या सबसे अधिक थी। इस युद्ध में यूरोप और एशिया के लगभग बड़े हिस्सों में तबाही मची थी। कई बड़े शहर हवाई हमलों यानी कि बमबाजियों में नष्ट हो चुके थे। युद्धों में भारतीय आर्थिक यानी कि जो भारी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक तबाही भी हुई, जिससे अब पूरे समाज को, चाहे उनके बुनियादी ढांचे थे, उनको पुनः संनिर्माणित करने के लिए या पुनः संगठित करने के लिए इसका प्रभाव और ही कठिन हो गया, बहुत ही लंबा पड़ गया। अब इसके जो सबक हुए, इसमें सबक लेने के जो मुख्य कारण थे, क्या क्या सबक ले सकते हैं हम इस युद्ध से, महायुद्ध से क्या क्या आर्थिक सबक हुए। जो पहला सबक था, व्यापार, उपयोग, उपभोग और पूर्ण रोजगार, यानी कि दो महायुद्धों के अनुभव से अर्थशास्त्रियों ने सीखा कि बृहद उत्पादन को टिकाए रखने के लिए, यानी कि ज़्यादा जो उत्पादन था उसको टिकाए रखने के लिए व्यापार, व्यापक उपभोग की भी ज़रूरत है, यानी कि जितने वस्तुओं का निर्माण होता जाए, उत्पादन जितना अधिक हो, उसका उपभोग भी उतना ही अधिक होना चाहिए, तब यह बहुत ही संतुलित रूप से हो सकता है। व्यापक उपभोग के लिए जो क्या थी, ऊंची और स्थिर आय भी आवश्यक है, यानी कि उपभोग किसी भी वस्तु का, यानी कि किसी भी वस्तु को लोग तभी खरीदेंगे जब उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होंगी, तब वह किसी भी अन्य वस्तुओं को खरीदने में सक्षम होते हैं। तो इसके लिए लोगों में ऊंची आय भी होनी चाहिए और रोज़गार की भी गारंटी होनी चाहिए, जिससे कि वह
चीज़ों को खरीद सके। अब इसमें सरकार की भूमिका क्यों ज़रूरी मानी जाती है? इसके लिए बाजार अकेले पूर्ण स्वराज की गारंटी नहीं दे सकता। इसके लिए उत्पादन, कीमत, रोजगार में उतार चढ़ाव नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप भी जरूरी है। और दूसरा अहम सबक क्या था? सरकारी नियंत्रण। दूसरा अहम सबक था कि रोजगार को लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को वस्तुओं पर, पूंजी पर, श्रम पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की शक्ति भी होनी चाहिए, जिसके कारण कि रोजगार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 देखते हैं। अब इस जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, यह अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में हुआ, यानी ब्रेटन वुड्स संस्था पर जगह पर यह हुआ, जो कि आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विदेशी व्यापार के घाटे से निपटने के लिए की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक का भी स्थापना किया गया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में कार्यप्रणाली इसकी क्या थी? आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है, यानी कि इन दोनों को जो मिला के होता है वह ब्रेटन वुड्स संस्था ही कहा गया। दोनों देशों ने, यानी कि दोनों ने 1947 से काम करना शुरू किया था। पश्चिमी नियंत्रण। इन संस्थाओं के निर्णय प्रणाली पर पश्चिमी उद्योगों देशों का प्रभुत्व था। यूनाइटेड स्टेट को वीटो अधिकार प्राप्त था, यानी कि अमेरिका जो था वह चाहे तो किसी भी देश को कर्ज मिले या चाहे ना मिले, उसको उसे रोकने का भी प्रभाव था। निश्चित विनिमय दर थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित थी और राष्ट्रीय मुद्राएं डॉलर से बंधी हुई थी, यानी कि जो वहाँ की, यानी किसी भी देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा थी वह डॉलर के मुकाबले गिनी जाती थी और डॉलर का मूल्य जो था वह सोने से जुड़ा हुआ था। तो भी हमने पहले देखा कि ब्रिटेन भारत से सोना खरीद रहा था, यानी क्यों खरीद रहा था? वह अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, क्योंकि जो ब्रिटेन, यानी कि जो सोने की कीमत थी वह डॉलर में आ रही थी। $1 35 ओंस सोने के बराबर हुआ करता था। जो ओंस है वह सोना मापने की इकाई थी। और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत वैश्विक आर्थिक उछाल क्या हुआ? यानी जो विश्व बैंक था या फिर आईएमएफ था, विश्व व्यापार संगठन, जो इसके कारण क्या था? वो जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, वह इस दशकों में, यानी कि आने वाले 2 दशकों में 1949 से लेके, बल्कि 1950 से लेके 1970 के मध्य यह बहुत ही तेज़ी से फैली। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापानों में बहुत ही तेज़ी से, यानी जापान में व्यापार जो था बहुत ही तेज हुआ और जो उनकी आय थी वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार की वृद्धि लगभग 8% की दर से वृद्धि हुई। इस वृद्धि के कारण, यानी कि इस अवधि में वैश्विक आय लगभग 5% की नई दर से बढ़ी और विकास अपेक्षाकृत रियल रहा, यानी जो विकास था वह भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी जो थी वह अब 5% से भी कम आ चुकी थी। इस दशकों में तकनीकी और उद्यमों का विश्वव्यापी प्रसार भी हुआ। विकासशील देशों ने विकसित देशों की बराबरी के लिए आधुनिक संयंत्रों और उपकरणों में भारी पूंजी निवेश की, यानी कि जो भी विकसित देशों की बराबरी के लिए विकासशील देशों ने भी अपने संयंत्रों को आधुनिक बनाया, अपने उत्पादों को भी बहुत ही तेज़ी से
बढ़ाया, जिसके कारण विकासशील देश भी विकसित देशों की बराबरी करने में आगे आए। अब आगे क्या था, जो इन संस्थाओं की भूमिका क्या थी, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की भूमिका क्या थी। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। इन संस्थाओं का मुख्य गठन क्या था, वह अपने ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करते थे। ये संस्थान ग्रामीण और विकास की चुनौतियों से निपटने में अग्रभागी थे। 1950 के दशक के अंत में यह संस्थान विकासशील देशों पर अधिक ध्यान देने लगी अधिक मान देने लगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक व्यवस्था, सॉरी, इन अर्थ समस्याओं से के समाधान के लिए विकासशील देश न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग करने लगे। वे ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 के रूप में अपनी इस संस्था को विकसित किया। NIEO के मुख्य लक्ष्य क्या थे, इसके अंतर्गत जो विकासशील देशों की मांग थी, संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण, विकास के लिए अधिक ध्यान, कच्चे माल की उचित दाम, विकसित देशों के बाज़ारों में तैयार माल की बेहतर पहुंच, यानी जो विकसित देश थे वहाँ पर जो विकासशील देशों के उत्पाद थे वहाँ पर आसानी से पहुंच सकें। इस संस्था का यही जो प्रमुख मांगे थी वही था, विकासशील देशों की यह मांगे थी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या थी, अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं इसको देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर शॉर्ट्स की हमने लिंक दे रखा है, या फिर यहाँ पर आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब 1970 के दशक में, यानी कि 1970 के दशक के आखिरी में औद्योगिक देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब देखते हैं यानी कि जो देश IMF या फिर विश्व बैंक बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर रहे थे, औद्योगिक बढ़ा रहे थे, उनमें क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्योंकि अब उसका मुख्य कारण था क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन ऐसे देशों में स्थानांतरित करने लगी जहां पर लेबर कॉस्ट यानी जो वेतन कम देना पड़े। कम मजदूरी वाले देशों में फैक्ट्री लगाने से उत्पादन की लागत भी कम हो गई, जिसके कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनको मुनाफे भी होने लगे। कम लेबर कॉस्ट से यानी कम कच्चा माल या फिर कम जो वेतन वाले मजदूर थे उनको बहुत ही अधिक प्रभाव करने लगे। अब चीन का उदय और आर्थिक नीतियाँ क्या थी, इसी यानी कि जो हमने पिछला प्रभाव देखा कि कम वेतन के कारण लोगों कंपनियों ने उन देशों पर अपने यूनिट को स्थापित किया जहां पर लेबर कॉस्ट कम था। इसका प्रभाव चीन पर अधिक पड़ा। 1949 की क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से कटा हुआ था, लेकिन नई आर्थिक नीतियों ने वहां पर बहुत ही बड़ा केंद्र बनाकर चीन को उभार दिया, क्योंकि चीन में कम वेतन और कम लागत के कारण विदेशी कंपनियों ने वहां पर जमकर निवेश किया। क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण, कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण चीन में विदेशी कंपनियों ने बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर अपना जो नए यूनिट थे यानी कि संयंत्र थे, यानी कि अपनी जो उत्पादन थी उन देशों में लाके, यानी कि जो बड़े थे देश थे यानी विकसित देश थे वहाँ से हटाकर अब उन्होंने चीन पर अपना जो संयंत्र थे, नए यूनिट थे, उत्पादक उन्होंने शुरू कर दिया। आज दुनिया भर के टीवी, मोबाइल, खिलौने चीन में बनने का यही मुख्य कारण है कि चीन में कम लेबर कॉस्ट और कम लागत से सामान बनने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर अपने नए नए यूनिट खोलने लगे। अब जो बदलता आर्थिक भूगोल क्या है, पूरे विश्व में जब यह चीज़ें फैली यानी कि संस्थाओं ने अपना प्रभाव डाला, तो पूरे पिछले 2-3 दशकों में
यानी कि हम देख सकते हैं 2010 या 1990 में भारत में भी जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो भारत में भी यह प्रभाव बहुत ही तेज़ी से फैला। नए आर्थिक केंद्र बने जैसे कि भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों में बहुत ही तेज़ी से यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आने लगी, जिसके कारण भारत या फिर चीन या फिर ब्राज़ील या फिर और भी देशों में यहाँ बहुत ही तेज़ी से अर्थव्यवस्था फैली, चाहे वह ताइवान हो, वह फिर चाहे सिंगापुर हो, चाहे फिर वह कोरिया जैसे देश हों। यह सब देश हैं बहुत ही तेज़ी से अपने अर्थव्यवस्था को बहुत ही तेज़ी भारी उछाल आया। कुछ कुछ देशों में तो 10% वार्षिक दर से अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। पूंजी का प्रभाव बढ़ा। अब व्यापार केवल पैसे पर नहीं बल्कि अमेरिकी देश यानी कि पश्चिमी देशों पर तक ही सीमित नहीं रहा, यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। बहुत सी देश आजकल मुक्त व्यापार के लिए भी ट्रेड कर रहे हैं, तो जिसके कारण यह पूरा देश अब अपनी नई अर्थव्यवस्था को लिखने लगा। तो इस तरह से आज हम सामाजिक विज्ञान में यूनिट 3 कंप्लीट करते हैं इतिहास का, जहाँ पर हमने आज जीविका आर्थिक प्रभाव के लेक्चर नंबर 3 को हमने आज देखा। पिछले 2 लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको देख सकते हैं। आप उनको देख के तब समझेंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद, आप तक ने अभी तक हमारे इस चैनल को समय दिया और आपने देखा। आप ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हम अब कल नई लेक्चर्स के साथ आएंगे। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद।